अच्छा अच्छा, देखो इस तरह से बना रखे हो, यही क्या है, यही एपीआईज हैं और इन्हीं को हमें क्या करना है, टेस्ट करना है। और ये एपीआईज जो बनाई गई हैं वो अलग अलग फंक्शनैलिटीज़ के लिए अलग अलग क्या बनाई गई हैं, एपीआईज। और इसमें है क्या, एक तो रिक्वेस्ट का क्या है, यूआरएल, रिक्वेस्ट का मेथड, और फिर क्या है, एथराइजेशन, और क्या है, एथराइजेशन में क्या है, यूजर नेम और पासवर्ड। हेडर्स में क्या है, एक्सेप्ट। हाँ देखो दो चीज देखे थे ना, एक्सेप्ट और कंटेंट टाइप। जब हम एक रिक्वेस्ट भेजते हैं तो हम बताते हैं, जैसे एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट में क्या लिखा है, स्टार स्लैश स्टार, इसका मतलब है किसी भी फॉर्मेट में, ना ना इसका मतलब एक्सएमएल नहीं है, इसका मतलब क्या है, किसी भी फॉर्मेट में। अगर वो होता एक्सएमएल होता तो जैसे वहाँ लिखते हो ना एप्लीकेशन, हाँ, और स्लैश जेसन करके, यहाँ पे क्या होता, स्लैश क्या होता, एक्सएमएल होता। एक्सेप्ट इनकोडिंग है, और फिर क्या है, करेक्शन है। इसी में और अगर देनी है तो क्या करोगे, यहीं पे तुम, जैसे मान लो एक्सेप्ट की वैल्यू क्या है यहाँ, अगर हमें देना है कुछ तो क्या लिखें, एक्सेप्ट एप्लीकेशन स्लैश जेसन। अगर मान लो वैसे ये कौन सी रिक्वेस्ट है, अच्छा एक्सेप्ट बताने का क्या मतलब हुआ, एक्सेप्ट इसको बताने का मतलब ये हुआ कि जो रिस्पॉन्स आएगा हम किसमें चाहिए, हमें जेसन में। लेकिन एक चीज़ और देखना, और एक क्या है, कंटेंट टाइप, कंटेंट टाइप, अच्छा चलो चलो ये लिख देते हैं। कंटेंट है तो उसका जेसन देखो क्या है, कंटेंट टाइप, तो इसकी वैल्यू क्या डालें, ध्यान से देख के बताओ क्या डालें। एप्लीकेशन जेसन। अच्छा एक चीज हमेशा याद रखना, ये जो रिक्वेस्ट है वो गेट है ना, हाँ गेट के अंदर बॉडी नहीं होती। तो यहाँ जब बॉडी नहीं होती कोई डेटा यहाँ से डालोगे ही नहीं, तो हेडर्स में जो ये डालते हो कंटेंट टाइप, और फिर यहाँ लिखते हो क्या, एप्लीकेशन स्लैश जेसन। ये तुम बताते हो कि अगर हम रिक्वेस्ट भेजेंगे तो जो डेटा भेजेंगे वो किसमें भेजेंगे, जेसन में। ये देखो है कंटेंट टाइप, ये बताता है कि रिक्वेस्ट तुम किसमें भेज रहे हो, सॉरी रिक्वेस्ट में जो डेटा है वो किस तरह से भेज रहे हो, और तुम ही अपना सोच के दिखाओ कि तुम लोग किस तरह से बनाए हो। यहाँ ये जो कैसी रिक्वेस्ट है, गेट रिक्वेस्ट। गेट का मतलब है कि यहाँ पे कोई भी बॉडी नहीं होगी, याद रखना बॉडी होती है किसमें, पोस्ट में, पुट में, पैच में। गेट और डिलीट में बॉडी नहीं होती। बॉडी का मतलब होता है डेटा भेजना। जैसे गेट जो रिक्वेस्ट होती है इसमें हम डेटा भेजते नहीं हैं, इसमें डेटा मंगाते हैं। पोस्ट में हम क्या करते हैं, डेटा भेजते हैं, जो कि नया डेटा क्या होता है, ऐड होता है। जैसे जब नया अकाउंट बनाते हो, नया लीड बनाते हो, नया कॉन्टैक्ट बनाते हो, तब ये क्या है, पोस्ट रिक्वेस्ट। यहाँ बॉडी चाहिए, यहाँ तुम बताओगे कि तुम क्या भेजना चाहते हो। और इसके बाद जैसे तुम अपना कॉन्टैक्ट क्या करना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो, लीड क्या है, मॉडिफाई या क्या करना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो, तो इसके लिए क्या यूज करोगे, पुट। इसमें भी बॉडी भेजोगे। एक अपडेट करने के लिए एक और होता है, उसका नाम क्या है, पैच। उसमें भी बॉडी होती है, लेकिन गेट और डिलीट के पास बॉडी नहीं होती। यहाँ तुम यहाँ कोई डेटा भेजते नहीं हो, तो यहाँ कंटेंट टाइप लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। इसमें सर पैच बंद कर दिए ना, कोड में इन्वॉल्व कर दिए हैं पैच को। नहीं नहीं, पैच यूज होता है। एक्सेप्ट सही है, लेकिन यहाँ कंटेंट टाइप कहाँ होगा, पोस्ट। ये है ना, क्या है, कांटेक्ट करके कुछ
यहाँ पे बॉडी है और बॉडी में तुम डेटा जेसन में भेजे हो। अब यहाँ जो हेडर्स है, कंटेंट कंटेंट टाइप यहाँ तुम कंटेंट टाइप तीसरे कंटेंट टाइप कहाँ भेजोगे? पोस्ट में, पुट में, पैच में। गेट और डिलीट में बॉडी ही नहीं होती। कंटेंट टाइप बताता है कि बॉडी कैसी होगी, जेसन में होगी कि एक्सएमएल में होगी, क्या वो जो हम बताए ना www फॉर्म यूआरएल इंपोर्टेड था ना, उसमें होगी, क्या होगी ये बताएगा कौन? कंटेंट टाइप। ठीक है। अच्छा, और इसमें क्या देखे तुम लोग? हाँ हाँ, करना ही रहेगा। सर्च कॉन्टैक्ट बाई क्या? देखो, हर एपीआई तुमको शुरू से लेके आखिरी तक सारी बात सिखा देती है। मेथड क्या है? पोस्ट है, यूआरएल ये है ना? तो तुम्हें तुरंत पता चलेगा यहाँ पे जैसे बना है। अगर नहीं भी बना है तो क्या करें? और मेथड क्या है? ये पोस्ट है। चलो यहाँ क्या ले लिए? पोस्ट। यूआरएल क्या है? देखो कितना आसान है। ये क्या हो गया इसमें? और इसके बाद एथराइजेशन में क्या डाल दिए? बेसिक ऑथ, मतलब वही यूजर नेम और पासवर्ड। अब हेडर्स है। हेडर्स में एक्सेप्ट में अगर तुमको हमको लगता है, जैसे देखो कई बार ऐसा होता है एपीआई बनाने वाले ने जो रिस्पांस होता है सिर्फ जेसन में दिया हो। अब तुम एक्सेप्ट में चाहे जो लिख लो, लेकिन रिस्पांस किस में पाओगे? जेसन में ही पाओगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बनाने वाले ने रिस्पांस को दो फॉर्मेट में बनाया होता है, जेसन भी और एक्सएमएल भी। तो तुम्हें किस में चाहिए? अगर तुम एक्सेप्ट में यहाँ लिखोगे क्या? जेसन, तो किस में पाओगे? जेसन में। और एक्सएमएल तो पाओगे किस में? एक्सएमएल में। लेकिन ये तभी मैटर करता है, लेकिन ये बात तभी मैटर करती है जब बनाने वाले ने किस में बनाया हो, वहां पे उसने दोनों में बनाया हो तब। जैसे मान लो कोई सिर्फ एक्सएमएल में दे रहा, भाई एपीआई बनाने वाला रिस्पांस किस में दे रहा है? एक्सएमएल में। तुम आए एक्सेप्ट में लिख दिया एप्लीकेशन स्लैश जेसन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो रिस्पांस किस में देगा? एक्सएमएल में ही देगा ना। और एक चीज और क्या है? अच्छा हाँ, ये भी है कि रिस्पांस देगा कि नहीं। तो देखो ये फिर वही है, वहां डिपेंड करता है। वैसे यहाँ तुम एक्सेप्ट में क्या लिखे हो? एप्लीकेशन स्लैश जेसन ना, तुमको चाहिए जेसन में, तब तुमको क्या आएगी? एरर आएगी, क्योंकि वो रिस्पांस किस में दे रहा है? एक्सएमएल में दे रहा है। यहाँ से हम अपना प्रेफरेंस बताते हैं कि हमें रिस्पांस किस में चाहिए। डॉक्यूमेंट में लिखा रहता है ना कि इसी हाँ, में आपको रिस्पांस मिलेगा। बिल्कुल। अरे और वो सब बताया रहेगा यार। डेवलपर वो लिखेगा, सैंपल देगा, किसमें रिस्पांस आएगा किसमें नहीं है। अब कंटेंट टाइप है, यहाँ एप्लीकेशन स्लैश जेसन नहीं लिखना है, रीजन, ये रिक्वेस्ट है ना। अब देखो यहाँ ध्यान से, कंटेंट टाइप क्या है इसको भी पढ़ा करो। जो यहाँ यूजिंग CURL लिखा है कर्ल, उसको भी पढ़ा करो। यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन स्लैश एक्स, तो यहाँ अब इसी में है, वैसे लिखे। एप्लीकेशन
यही है ना, ये हो गया। देखो सब यही लिखा है और तरीका भी दिखाया है, ऐसे भेजना ईमेल आईडीज क्वेरी पैरामीटर। और फिर यहाँ क्या भेजना ना, ये क्वेरी पैरामीटर नहीं है, ये वही है जो जैसे जेसन नहीं भेजते थे, लेकिन ये जेसन वाला फॉर्मेट नहीं है। ये कौन सा फॉर्मेट है, x-www-form-url इनकोडेड। यहाँ लिखा है क्या है, ईमेल आईडीज और वैल्यू क्या है ये, तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे। ये हो गया हेडर्स। अब क्या आया, बॉडी। बॉडी में नन की जगह ये, यहाँ ईमेल आईडीज और वैल्यू ये, यही फॉर्मेट है ना, मतलब यहाँ मल्टीपल आईडी भेजी जा सकती ऐसे। ये बॉडी हो गई, सही है। चलो सेव कर लिया और क्या किया, सेंड किया। पोस्ट, पोस्ट है, पोस्ट है। क्या है, पोस्ट यार। अगर पोस्ट नहीं होगा तो बॉडी में जाओगे ही नहीं, अगर गेट होगा तो बॉडी में जाने की जरूरत ही नहीं है, गेट के पास बॉडी नहीं होती। ये वहाँ जा क्रिएट करेंगे। क्यों नल है, हाँ हो सकता है इस ईमेल आईडी का वहां कुछ हो ही ना। ये कैसे पता चलेगा, एक बनाए थे हम लोग ने गेट ऑल कॉन्टैक्ट्स, जिससे सारे कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे। शायद किसी की आईडी ये samson@word.id है ही नहीं, अगर होती तो यहाँ रिजल्ट में आंसर आता। तो ये क्या है तुम्हारा, यही है, रिक्वेस्ट भेजनी है, रिस्पांस आएगा और तुम इस तरह से क्या करोगे, चेक करोगे। अच्छा एक चीज़ और बताओ सब लोग जरा, ये क्या है, ये रिक्वेस्ट है ना, फिर से भेजो। यहाँ भी देखो बॉडी आएगी, ये किसकी बॉडी है, रिस्पॉन्स। और यहाँ पे क्या है, हाँ ये है तुम्हारा रिस्पॉन्स की क्या, हाँ रिस्पॉन्स बॉडी, जो किसमें है, जेसन। और इसमें क्या क्या है, की है और वैल्यू है। की वैल्यू क्या है, आईडी की वैल्यू क्या है, नंबर, टाइप की स्ट्रिंग, टैग्स की एरे है, टैग्स विद टाइम की एरे है, एरे के अंदर कई क्या है, ऑब्जेक्ट है, हर ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, की और वैल्यू। यही एक बेसिक फॉर्मेट है इसका जो हम लोग फॉलो, मतलब जो यहाँ पे तुमको रिस्पॉन्स में मिलता है, इसी को हमें क्या करना होता है, टेस्ट करना। और ये तो क्या है तुम्हारी मैनुअल टेस्टिंग। अब अगर हमें क्या करना है, ऑटोमेशन, तो हमें यही रिक्वेस्ट अब किसी टूल के थ्रू क्या करनी है, भेजनी है। यही टूल, अब जैसे इसके लिए कौन सा है, जैसे एक टूल ये है तुम्हारा, चलिए ये भी देख लो पहले, इसमें एक टूल और है, कौन सा ये ना ये जो सामने है, कौन सा टूल है, पोस्टमैन है ना। इसमें तो बातें समझ में आएगी नहीं आएंगी, गेट क्या है, पोस्ट पुट पैच क्या है, रिक्वेस्ट क्या है, रिस्पॉन्स क्या है, कंटेंट टाइप क्या है, एक्सेप्ट क्या है, एथराइजेशन क्या है। अच्छा हाँ यार एक चीज़ मिसिंग है, जरा कभी कभी बहुत से एप्लीकेशन तुम देखे होंगे, जैसे एक से हम तुम्हें कोई एप्लीकेशन दिखाएं,
से। कोई भी अच्छा, एक मिनट। कोई है ऐसा कुछ? चलो, कोई कंपनी है क्या? अपना बाजार.com है। चलो अच्छा, ये भी एक पेज है, ये इसका क्या है? यूआरएल है। अच्छा, ये भी नहीं। हाँ, और मान लो कोई एप्लीकेशन उठाएं यार, सपोज करो। अच्छा, ये अच्छा, जरा ये देखो, एक एप्लीकेशन है, हम लोग यूज कर रहे हैं। आए यहाँ पे, कहाँ पे? OLX में। स्टेट में क्या सेलेक्ट किए? यूपी। और फिर क्या सेलेक्ट किए? मोटरसाइकिल्स। और मोटरसाइकिल्स में भी देख रहे हो, हर चीज का एक यूआरएल है कि नहीं है? यहाँ पे एक फिल्टर है। अब मोटरसाइकिल का ही ब्रांड किया है, हमने क्या लिखा? चेक किया, हीरो। तो अब सारी बाइकें किसकी आ गई? हीरो कंपनी। लेकिन जरा यहाँ देखो यार, यूआरएल में बदलता है। यूआरएल में क्या हुआ? ध्यान देना, एक मिनट। यहाँ मोटरसाइकिल के बाद क्या लगाए? क्वेश्चन मार्क। फिल्टर बराबर मेक अंडरस्कोर EQ अंडरस्कोर हीरो हाइफन मोटर साइकिल। अच्छा, एक काम और करते हैं, हम फिर करते हैं। हीरो की साइकिल देख लिए, और कैसी लेते हैं? पेट्रोल। पेट्रोल। फिर यहाँ क्या आ गया? पेट्रोल आ गया। परसेंटेज। हाँ, तो ये चीज ये देखो जरा ध्यान से कि तुम्हारे यूआरएल में ये क्वेश्चन मार्क ऐड हुआ कि नहीं हुआ? क्वेश्चन मार्क के बाद समथिंग बराबर समथिंग, जैसे फिल्टर इक्वल टू क्या? समथिंग। तो ये जो है, अच्छा ये बताओ, अच्छा सब लोग इसे कॉपी करते हैं। बताओ सब लोग, ये क्या है? ये बेस URL। बेस यूआरएल है। अच्छा, इसका पाथ ये क्या है? है, एंड पॉइंट। एंड पॉइंट। ये क्या है? एंड पॉइंट है। अच्छा, इसी एंड पॉइंट में भी उत्तर प्रदेश की जगह दिल्ली भी हो सकता है, हाँ, ये और या मोटरसाइकिल की जगह कार या कुछ और भी हो सकता है। तो इसी एंड पॉइंट में ये लोग क्या है? पाथ पैरामीटर है। जैसे फोल्ड। ठीक है, अब एक ध्यान से देखना, इसके बाद क्या है? क्वेरी पैरामीटर। क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के बाद समथिंग बराबर समथिंग है। इसी को बोलते हैं क्या? याद रखना, ये इंटरव्यू में पूछते हैं। हाँ, इसी को बोलते हैं क्वेरी पैरा। एक क्वेरी हुई ना। हाँ, क्वेरी पैरामीटर। तो यूआरएल में ये क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेरी पैरामीटर क्या होता है? तो तुम बताओगे कि यूआरएल में कई बार क्वेश्चन मार्क के बाद जो समथिंग इक्वल टू समथिंग होता है, मतलब की इक्वल टू क्या? वैल्यू। उसी को बोलते हैं क्या? क्वेरी पैरामीटर। और कई बार जैसे मान लो 2 क्वेरी पैरामीटर है, तो बहुत सी जगह ऐसा रहता है, परसेंटेज। जैसे हाँ देखो, ये एंड के बाद भी रहता है ना। एंड
जैसे फिल्टर है ये मान लो, या जैसे कई जगह ऐसा रहेगा, क्या ब्रांड इक्वल्स टू क्या है, हीरो, एंड और इसके बाद दूसरी चीज है, मान लो क्या, मान लो फ्यूल इक्वल्स टू क्या है, पेट्रोल। इस तरह तो यहाँ क्या है, ये यूआरएल है, ये क्वेरी पैरामीटर है, कितने हैं, दो है। तो ऐसे, अच्छा ये एक चीज जान लो जरा, एक काम कैसे करता है, ऐसा बना क्यों है। मान लो तुम यहां से क्या भेजे, अरे यार तुम ये बताओ, अच्छा अगर हम आए यहीं सीधे यहां क्या डालें, यूआरएल डाले, और फिर क्या करें हम, सीधे इंटर मारे, जैसे इंटर मारे तुरंत क्या गया, रिक्वेस्ट गई सर्वर के पास, सर्वर के पास ये पूरा यूआरएल गया कि नहीं गया, और यहाँ पे एक यूआरएल गया, ये फिल्टर इक्वल्स टू ये। अब जो एप्लीकेशन, वो जो वहाँ पीछे कोड है, कोड ने इस फिल्टर बराबर करके इसकी वैल्यू ली और डेटाबेस में जाके देखा कि ऐसी गाड़ी निकालो, अगर यही इक्वल्स टू करके ना लिखा होता, कौन सा, देखो एक मिनट, ये देखो, अब सारी मोटरसाइकिल आएंगी, अब कैसे आएंगी, सारी मोटरसाइकिल आएंगी, लेकिन अगर हाँ, लेकिन अगर इसी में क्या कर दिए और ये इंटर मारे, तो अब सिर्फ किसके आएंगे, हाँ हीरो की आएंगी, और वो भी कौन सी, पेट्रोल वाले। एक तरह से ये जो क्वेरी पैरामीटर होता है, इससे सर्वर को पता चलता है एग्जैक्टली क्लाइंट को क्या चाहिए। ये हर जगह यूज होता, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही क्या है, क्वेरी पैरामीटर। तो यार ये बताएं, ये तो यूआई है ना, हमारे पास एक्सेस नहीं है, लेकिन OLX वालों की भी क्या होगी, एपीआई होगी, OLX वालों की भी क्या होगी, एपीआई होगी। ऐसे ही वो लोग भी एपीआई क्या करते होंगे, हिट करते होंगे। अगर उनसे पूछोगे, जो कंपनी में काम कर रहे होंगे, तो बोलेंगे यार ये पूरा क्या है, एंड पॉइंट है, लेकिन ये दोनों बदल सकते हैं, इसलिए क्या है, पाथ पैरामीटर है, और जो क्वेश्चन मार्क के बाद है वो क्या है, क्वेरी पैरामीटर। क्या है, क्वेरी पैरामीटर। तो एकदम ऐसे ही होगा, और इसमें होगा तुम्हारे, इसमें अगर इसमें भी आओ, अपने किसी में होगा जरूर। ये देखो है क्या, लिस्टिंग डील्स, ये यूआरएल है, चलो अच्छा, और वो बता रहा है, क्या लगा सकते हो तुम, क्या, क्वेश्चन मार्क, पेज साइज बराबर क्या बता सकते हो, 10। जानते हो सर क्या मतलब है, जैसे मान लो ये क्या है, जो भी है, ये यूआरएल है, मान लो ये यूआरएल डाले तो जितनी अपॉर्चुनिटी वहां बनी है, मान लो 40 तो बनी है, तो कितनी आ रही है, 40 कॉन्टैक्ट बने तो कितने आ रहे हैं, 40। लेकिन इन लोगों ने एक फंक्शनैलिटी डाली है, क्या, पेज साइज बराबर क्या लिख दोगे, 10, तो 40 नहीं देंगे, सिर्फ कितने देंगे, 10 ही देंगे। दूसरा क्या, एंड कर्सर इक्वल्स टू समथिंग। इस तरह से ये जो है क्या है, इसका क्वेरी पैरामीटर। ये भी किसका पार्ट है, एपीआई। देखो तो एपीआई के यूआरएल में 4 बातें हो गई ना, बेस यूआरएल, एंड पॉइंट, पाथ पैरामीटर और क्वेरी पैरामीटर। और रिक्वेस्ट भेज रहे हो और क्या मिल रहा है, रिस्पॉन्स, और तुम रिस्पॉन्स का डेटा से क्या कर रहे हो, चेक कर रहे हो सही आ रहा है या क्या आ रहा है, गलत। अच्छा एक चीज और भी सब लोग जानते, ये जो रिस्पॉन्स आता है इसमें क्रिएटेड टाइम आता है, इसका क्या मतलब है, इस टाइम पे बना, इसका जैसे चार्जिंग लगा रहा है, इस टाइम पे बना है, बताओ। हाँ ये क्रिएटेड टाइम है ना, 1 मिनट, मिली सेकेंड में होता है क्या सर, ये बताओ इतनी ये क्या है, इतनी मिली सेकेंड में क्रिएट हुआ है, क्रिएटेड टाइम मतलब ये कब क्रिएट हुआ, मतलब
जब कांटेक्ट बनाते हो, रिक्वेस्ट भेजते हो, तो कांटेक्ट बनता है कि नहीं बनता है? फिर तुम्हारे पास क्या आता है? रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में सब डिटेल आती है। तो रिस्पॉन्स में देखो एक बात ये भी लिखी है, क्या लिखा है? क्रिएटेड टाइम। और वैल्यू क्या है? नंबर है 143 कुछ करके, है ना। अब सवाल ये उठता है कि ये टाइम कौन सा है? भाई टाइम, क्रिएटेड टाइम का मतलब क्या है? जैसे हम ही हैं, कब क्रिएट किए हैं? मान लो हम रिक्वेस्ट भेजे, जैसे यहीं देखो कहाँ है, क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट, ईमेल आईडी क्या किए और क्या किए? रिक्वेस्ट। तो ये है क्रिएटेड टाइम। ये टाइम जब कब क्रिएट किया है बताओ? 24 मार्च 4:08 पे ना। और वो भी क्या? PM, AM नहीं, ये टाइम है ना। लेकिन यहाँ टाइम क्या आ रहा है? इस तरह से आ रहा है। तो यार ये भी देखो, ये भी टाइम ही है। दुनिया में टाइम नापने का एक ये भी तरीका है, सेकेंड्स में। लेकिन कितने सेकेंड, कितने मिली सेकेंड? ये कैलकुलेट करना पड़ेगा सर। नहीं तो दुनिया, जैसे देखो जब लोग स्टैंडर्ड टाइम बनाए दुनिया वाले, पहले ये दिक्कत थी लोगों में, टाइम जगह जगह का क्या था? अलग अलग था। इससे क्या होता था, जो पहले लोग जाते थे तो 2-2 3-3 घड़ी लेके जाते थे, ये समझने के लिए कि जैसे जो बिजनेसमैन थे उस समय जो सफ़र करते थे, ट्रैवल करते थे, 2-2 3-3 क्या रखते थे? घड़ी। तब कोई स्टैंडर्ड टाइम नहीं था। तब इसके बाद एक स्टैंडर्ड टाइम बनाया गया और दुनिया की एक जगह के टाइम को बेस माना गया है। यूरोप की कोई जगह है वो ग्रीनविच, वहीं के टाइम को बेस माना गया है। और अब उसको बोलते हैं UST। क्या? UST, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम। बाकी सब फिर अलग अलग टाइम। जैसे हम लोग हैं, हम लोग IST टीम उसमें है। हम लोग का जो टाइम है वो क्या है? IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और हम लोग उससे 5.5 घंटे क्या है? आगे है। अगर हम पूछे सर UST नहीं, इसको बोलते हैं UTC। क्या बोलते हैं? UTC। अभी यहाँ कितना बज रहा है? 4:10 ना। तो इस समय जो UTC टाइम है वो होगा मेरे ख्याल से 5.5 घंटे घटा दो, शायद 10 बज के कितना हो, 11 नहीं, 10:40। अब अमेरिका का जो टाइम है वो अलग है। अमेरिका का जो, इसीलिए इसको दुनिया में बांटा गया टाइम जोन्स। जैसे हम लोग IST टाइम जोन में, अमेरिका में जैसे एक टाइम जोन है EST, ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम, जो न्यूयॉर्क और आसपास का एरिया है उसका EST है। CST भी टाइम जोन है क्या? सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम। PST भी है। ऐसे ऐसे करके अलग। भाई अमेरिका बहुत बड़ा है ना, तो वहाँ पे ऐसा है कि उसी देश में कहीं 2 बज रहा, कहीं दोपहर है और कहीं हल्की हल्की क्या हो रही है? शाम हो रही है। तो इसीलिए वो लोग अलग अलग क्या बनाए हैं, वहाँ एक ही देश में 2-3-4 टाइम, ऐसे पूरी दुनिया में। अरे यार इवन पाकिस्तान का टाइम जोन अलग है, दुबई का टाइम जोन अलग है। जैसे यहाँ 4:10 हो रहे हैं ना, दुबई में इस वक्त 2:10 हो रहे हैं। वहाँ का टाइम 2 घंटे हमसे क्या है? पीछे। तो वहीं से शुरुआत हुई। तो वो टाइम, वो दिन कौन सा था? कोई तारीख थी 1970 की। ये जो टाइम आ रहा है ना, वो ये बता रहा है कि 1970 के उस दिन से लेके आज तक कितने सेकंड, या शायद देखना पड़ेगा कितने मिली सेकेंड हुए हैं। चाहो तो बुरा करके देख सकते हो। मान लो 1900 कितना था? 70, तो कितने साल हो गए? 30, इधर कितने हो गए? 56 साल। तो जरा देखो, क्या हो गए? कितने साल हो गए? 56 साल। 56 साल हो गए तो एक साल में कितने घंटे थे? एक साल में कितने दिन थे? 365। तो 365। एक दिन में कितने घंटे थे? 24। तो 24 एक
और 1 घंटे में फिर कितने सेकंड थे? 60 मिनट थे। 60 1 मिनट में कितने घंटे? 1 मिनट में कितने सेकंड थे? 60। तो 1 घंटे में कितने सेकंड हुए? 36। और सॉरी 3600 36 कुछ ऐसे ही आया वो भी टाइम। क्या 1766 वहाँ क्या आया था? 177, यहाँ 176। तो यार देखो अभी भी हम लोग हिसाब में एक गड़बड़ किए हैं ना क्या? अभी नहीं, हाँ अभी हम लोग एकदम अंदाजे से बोले हैं, अभी एग्जैक्ट टाइम नहीं दिए हैं। कितने दिन बीत गए हैं, कितने क्या दिन बीत गए हैं। मई जैसे फरवरी में 2-3 महीने हो सकता बीत गए हैं, उनमें कितने घंटे सेकंड हुए, तो हिसाब करोगे एग्जैक्टली यही आएगा। तो टाइम लोग इसमें भी बताते हैं, टाइम बहुत जगह तुम्हें ऐसे लिखा रहेगा कि टाइम क्या हुआ है, ये लिखा रहेगा। तो समझ जाना, मतलब इस टाइम को चाहोगे तो घंटे में कन्वर्ट कर सकते। या जैसे ऐसे यही है, एक बार कॉपी करें इसको, यहाँ डालते हैं ना गूगल से। हाँ गूगल से ही कहें, कन्वर्ट इट इनटू टाइम कन्वर्जन कैलकुलेटर है ना कोई? यार ये क्या है? सेकेंड्स है, टू क्या है? अच्छा ईयर में करते हैं, और वैल्यू क्या है? वही है ना, लगभग 56 साल 56.26 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सही में 56 साल बीते हैं कि नहीं बीते हैं? वहीं से टाइम ही ये लोग कैलकुलेट, तो कई बार ऐसे आएगा इस तरह से टाइम। अब यहाँ क्रिएटेड टाइम है, और क्या है? अपडेटेड टाइम। अपडेट अभी किया ही नहीं गया है, इसलिए अपडेटेड टाइम क्या है? 0। ठीक है, हाँ जब से वो ये लोग, ये सारी दुनिया ने ये स्टैंडर्ड बनाया, उसके पहले ऐसा स्टैंडर्ड नहीं था, तभी आया UTC, IST, PST, सब अलग अलग क्या आए थे, टाइम जोन आए। ठीक है, क्या करें? वही है यूनिवर्सल, जो UTC है वो क्या है एकदम, और ये तुम्हारे इसमें भी दिखता है यार। नहीं वैसे UTC होता है, यहाँ भी होगा। यहाँ जाओ, कहाँ गया? 1 मिनट, क्या करें? 2 हैं, कौन कौन से? एक तो कोलकाता का है और एक इसका। अंतर है कुछ? थोड़ा बहुत 19-20 का डिफरेंस होगा ही। हाँ चलो दे नहीं, अब यही तो है, इंडिया इस चीज़ को कंसीडर करता है कि नहीं करता? इंडिया इस चीज़ को कंसीडर करता है कि नहीं करता? कोलकाता में है 7:30 बजे। हाँ तो वही है, 7:30 ही बज रहा है ना, तो नहीं है तब वहाँ वो लोग टाइम जो है, हाँ 7:30 में। लेकिन हाँ हाँ यहाँ भी, यहाँ दिखेगा, यहाँ से क्या है ये? ठीक है, तो तुमको क्या करना है? रिक्वेस्ट भेजना है, और क्या आएगा? रिस्पॉन्स। अच्छा एक चीज़ और है यार, अच्छा ऑटोमेशन कैसे करोगे? अच्छा ऑटोमेशन का क्या मतलब होता है? रिक्वेस्ट भेजोगे, रिस्पॉन्स पाओगे, और टेस्टिंग आदमी नहीं करेगा। कौन टेस्टिंग करेगा? कोड करेगा। रिक्वेस्ट भी कोड भेजेगा, और रिस्पॉन्स को वेरीफाई भी कौन करेगा? कोड ही करेगा। वही क्या है? ऑटोमेशन। तो ध्यान से सब लोग देखो, ऑटोमेशन पोस्टमैन में भी होता है। जैसे ये देखो, ये क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट एक रिक्वेस्ट है कि नहीं है? और इसके बाद ध्यान से देखना, यहीं पे क्या लिखा है? स्क्रिप्ट्स लिखा है कि नहीं लिखा है? वो बस इसीलिए है। स्क्रिप्ट्स पे जरा क्या करो, क्लिक करो इस तरह।
ध्यान देना, ध्यान से देखना। जो हम कोई भी रिक्वेस्ट आज तक भेजे, हर रिक्वेस्ट में क्या क्या था, फिर से एक बार देख लो। क्या था? परम्स था। परम्स का क्या मतलब है? वही क्वेरी पैरामीटर। कौन सा? क्वेरी पैरामीटर का मतलब क्या है? परम्स। एथराइजेशन का मतलब क्या है? यूजर नेम और पासवर्ड देना। हेडर्स का मतलब है एक्सेप्ट बताना, कंटेंट टाइप बताना। बॉडी का मतलब है रिक्वेस्ट में जो बॉडी भेज रहे हैं। फिर यही देखो, ये कौन है? स्क्रिप्ट्स है। अगर इसी स्क्रिप्ट में क्या करें, क्लिक करें, तो ध्यान से देखो एक जगह दिख गई कि नहीं दिख गई है। तो याद रखो तुम लोग, यहां तुम लोग कोड लिख सकते हो, और वो भी किस लैंग्वेज में? जो तुम्हें आती है, जावा स्क्रिप्ट में। और ऑटोमेशन तुम लोग कर सकते हो। तुम कहोगे सर जी कैसे करेंगे? अच्छा तुम ही बताओ, अभी किस समस्या से जूझते हो? अगर अभी हम कहें एक नया कॉन्टैक्ट बनाओ, तो क्या करोगे? आओगे रिक्वेस्ट में, कहाँ आओगे? देखो एक मिनट, कहाँ गया? क्रिएट न्यू, यहाँ आओगे। आने के बाद फिर क्या करोगे? जाओगे तुम कहाँ? बॉडी में। बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा नाम बदल दोगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और मेन चीज़ बदलना क्या जरूरी है? ईमेल आईडी। वो बदल दोगे, फिर रिक्वेस्ट भेजोगे तो जाएगी कि नहीं जाएगी? तो बिना ईमेल आईडी बदले रिक्वेस्ट जाएगी? भेजोगे तो कांटेक्ट बनेगा नहीं। वो क्या दे देगा? एरर दे देगा, 400 दे देगा। कहेगा क्या? डुप्लीकेट ईमेल आईडी। हाँ वो, हाँ देखो आता है, सॉरी डुप्लीकेट ईमेल आईडी, हम इसका अकाउंट नहीं बनाएंगे। तो तुम लोग मैन्युअली जाके क्या करते हो? चेंज करते हो ना। ध्यान से देखना, यहाँ एक और है क्या? स्क्रिप्ट्स। और यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ दो हिस्से दिखाई दे रहे हैं। प्री रिक्वेस्ट। प्री का मतलब पहले, रिक्वेस्ट का मतलब जो रिक्वेस्ट हम लोग भेज रहे हैं उसके पहले। तो ध्यान से देखना, ये जो कोड अभी यहां दिख रहा है, ये वाला, ये जगह दिख रही है, नहीं दिख रही है? यहां पे हम लोग लिखेंगे क्या? कोड। और जानते हो क्या कोड लिखेंगे? एक कोड लिखेंगे कि अपने आप एक ईमेल आईडी क्या करो, जनरेट करो, एक नाम जनरेट करो, और जो रिक्वेस्ट भेजने वाले हैं उसकी बॉडी में जाके क्या कर देना? चेंज कर देना। ये काम हम कोड से कर सकते हैं। जो हमें अभी अभी हम तुमसे कहें कि जाओ जरा रिक्वेस्ट भेजो, तो क्या करोगे? हाथ से भेजोगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जाके मैनुअली क्या करोगे? ईमेल आईडी क्या करोगे? चेंज करोगे। हम कह रहे हैं यार, हम चाहें तो यही कोड लिख दें। हम यही क्या लिख दें? कोड। ऐसा कोड जो हर बार एक नई ईमेल आईडी क्या करे? जनरेट करे, पैदा करे। और वही ईमेल आईडी ले जाके बॉडी की ईमेल आईडी में जाके क्या कर दे? सेट कर दे। देखो नाम क्या है इसका? यहां जो कोड लिखोगे अभी, यहां जहां ये जो जगह है, ये कौन सा कोड है? प्री रिक्वेस्ट, मतलब रिक्वेस्ट के पहले। तो जब तुम अब से अगर यहां कोड लिख दिए और यहां गुणा गणित कर दिए कि नई ईमेल आईडी जनरेट करके बॉडी में डाल दो, तो जानते हो जब हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो अपने आप पहले रिक्वेस्ट नहीं जाएगी, पहले क्या चलेगा? प्री रिक्वेस्ट। कौन सी स्क्रिप्ट चलेगी? प्री रिक्वेस्ट। प्री रिक्वेस्ट चलेगी, नई ईमेल आईडी क्या करेगी? पैदा करेगी, बॉडी में उसे क्या करेगी? सेट करेगी। इसके बाद जाएगा क्या? रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट गई, रिक्वेस्ट के बाद क्या आया? रिस्पांस। ध्यान से देखो, एक और सेक्शन, पोस्ट रिस्पांस। पोस्ट मतलब बाद, मतलब रिस्पांस के बाद। यहां लिखा गया कोड कब चलेगा? रिस्पांस आने के बाद। इसमें लिखा गया कोड कब चलेगा? रिक्वेस्ट भेजने से पहले। तो जो सेटिंग करनी होगी, जो डालना होगा, जो चेंज करना होगा, उसके लिए कोड कहाँ लिख दे देंगे? प्री रिक्वेस्ट में। और पोस्ट रिस्पांस में जानते हो क्या कोड लिखेंगे? यही, जो रिस्पांस आया है उसमें से निकालो क्या? रिस्पांस में से निकालो क्या? रिस्पांस में से निकालो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, स्टार वैल्यू, जो मन करे वो क्या करो?
निकालो और मैच करो वो सही है या क्या है, गलत। तो ये यार तुम लोग देखे हो ना इफ एल्स, तो भैया यहाँ जेएस और तुम्हारा वही जेएस वाला कोड चलेगा यार। ऐसे जैसे लिखते हो, कैसे लिखते हो, लेट करके लिखते हो ना, लेट, जैसे ऐसे लिख दोगे लेट नेम इक्वल्स टू, या लेट ईमेल, इस तरह से करके तुम क्या लिखोगे, कोड लिखोगे। और यहाँ फिर क्या लगाओगे, इफ और एल्स। तो जानते हो यहाँ एक चीज और देखना, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट होता है पोस्टमैन, उसका नाम क्या है मालूम है, पीएम। क्या नाम है, पीएम, जो शॉर्ट फॉर्म है किसका, पोस्टमैन का। तो क्या लिखोगे, पीएम डॉट, फिर क्या लिख दिए, रिस्पॉन्स, और फिर डॉट, है ना। अब ये देखो क्या, जेसन। तो इस तरह से जो रिस्पॉन्स होगा वो किसमें पा जाओगे तुम, जेसन में। इसके बाद मान लो तुम उसको क्या किए, एक वेरिएबल में क्या कर लिए, स्टोर कर लिए। फिर उसी वेरिएबल में से एक्स डॉट करके वैल्यू क्या किए, मान लो जैसे ऐसे निकाल लिए एक्स डॉट गेट, और यहाँ भेज दिए क्या, क्या ईमेल, और उसको लेट करके एक वेरिएबल में क्या कर दिए, स्टोर कर दिए। और फिर यहाँ लिख दिए इफ क्या, क्या em डबल ट्रिपल इक्वल टू जो वैल्यू हो, है ये सही है, ये है। तो फिर क्या है, कंसोल डॉट लॉग, और क्या यार तो देखे हो, हाँ पास्ट, और फिर एल्स में क्या डाल दिए, कंसोल डॉट लॉग, क्या फिर ऐसे ही करते हैं ना। यही ऑटोमेशन है, पोस्टमैन के थ्रू किया जाने वाला ऑटोमेशन यही है। कई बार तुमको बंदे मिलेंगे जो एपीआई टेस्टिंग कर रहे होंगे, उनसे पूछोगे कौन सी एपीआई टेस्टिंग करते हो, तो कहेंगे जी मैनुअल और ऑटोमेशन दोनों करते हैं। पूछोगे कौन सा टूल यूज़ करते हो, तो उससे बोलेंगे क्या, हम तो सिर्फ पोस्टमैन यूज़ करते हैं। पूछोगे लैंग्वेज कौन सी यूज़ करते हो, तो बोलेंगे जी पोस्टमैन में एक ही लैंग्वेज चलती है, कौन सी, जेएस। उनसे पूछोगे कैसे कोड करते हो, वो लोग कहेंगे यार कोड क्या करना, आखिर हमको भेजना रिक्वेस्ट है, लेना रिस्पॉन्स है, दो ही काम की जरूरत पड़ती है। रिक्वेस्ट भेजने से पहले हमें कुछ तैयारी करनी पड़ती है, तो वो काम हम लोग कहाँ कर देते हैं, प्री रिक्वेस्ट के अंदर। और इसके बाद जब रिस्पॉन्स आता है तो हमें रिस्पॉन्स आने के बाद चेक करना पड़ता है कि रिस्पॉन्स सही है या गलत। तो कह दो यार इसमें एक बना है क्या, पोस्ट रिस्पॉन्स। तो पोस्ट रिस्पॉन्स से हमको क्या मिल जाती है, हाँ भाई रिस्पॉन्स, जो रिस्पॉन्स मिला उसकी जेसन से वैल्यू निकाल लिए, फिर से क्या कर लिए, मैच कर लिए, सही है कि गलत है। तो हो गया ना ऑटोमेशन। अब चलाओगे तो तुमको चेक करने की जरूरत नहीं है। प्री रिक्वेस्ट में यार यहां भी वही चलता है यार, क्या पीएम डॉट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ऐसे डॉट करके उसकी वैल्यू क्या करते हैं हम लोग, फिर हम लोग उसकी बॉडी डॉट करके उसकी ईमेल आईडी की वैल्यू क्या कर देते हैं, चेंज। और जेएस का ही एक कोड और एक लाइन का लिख देते हैं जो क्या बनाता है, रेंडम ईमेल आईडी, वही वैल्यू क्या करा देते हैं, सेट। तो अब जो रिक्वेस्ट जाएगी उस रिक्वेस्ट में बॉडी में क्या पड़ा होगा, जो वैल्यू वहां पड़ी होगी उसको चेंज कर देगी। ये वैल्यू जो हम यहाँ से, अरे एक ही लाइन का कोड नहीं लिखेंगे जी, यही हम चाहेंगे तो कितने लाइन का कोड लिख देंगे, 10 लाइन का। जैसे हम यहीं से कर दिए कि हर बार रिक्वेस्ट भेजने से पहले नया क्या जनरेट करो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, 10 वैल्यू नई नई क्या करो, जनरेट करो। और ऐसे ही यार जैसे मान लो डॉट बॉडी, और एक मिनट, बॉडी, और मान लो बॉडी, इसके बाद जैसे है क्या है, टू जेसन डॉट, यहाँ देखो क्या है, क्या है नेम, इस तरह से करके मतलब वैल्यूज तुम क्या करोगे, जो भी वैल्यू करनी रहेगी चेंज, वो वैल्यू क्या कर दोगे,
चेंज कर, यार एक लाइन नहीं लिख सकते, यहाँ कितनी लाइन लिख सकते हो? बहुत से। जो लोग ऑटोमेशन करेंगे पोस्टमैन, उनका कोड जाके देखोगे ना तो ऐसा ही होगा उनका। पोस्टमैन में प्री रिक्वेस्ट में वो 10 लाइन 20 लाइन 30 लाइन क्या होंगे, लिखे होंगे। तो जब वो रिक्वेस्ट भेजते होंगे तो पहले रिक्वेस्ट नहीं जाती, पहले क्या चलता है, प्री रिक्वेस्ट। प्री रिक्वेस्ट पहले वो सेटिंग करता है जो चीज़ें उसको करना है, इसके बाद फिर क्या भेजता है, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के बाद क्या आता है, रिस्पॉन्स। और पोस्ट रिस्पॉन्स में यही लोग रिस्पॉन्स का डेटा रीड करने का कोड लिखे होते हैं और उसे इफ एल्स से क्या कर रहे होते हैं, मैच कर रहे होते हैं वो सही है या क्या है, गलत है। अच्छा एक चीज़ और, कई बार ऐसा भी होता है, मान लो इसी जैसे इसमें है एजाइल सीआरएम में, मान लो तुमको बनानी है, इसी में कई चीज़ें आगे हैं ना, कॉन्टैक्ट भी है, आगे क्या है, अपॉर्चुनिटी है, या मान लो लीड है, या मान लो क्या है आगे चल के उसमें मान लो लीड है या डील्स है। तो हो सकता है फंक्शनैलिटी ये हो कि अगर आपको डील बनानी है तो सीधे डील नहीं बनेगी, सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा क्या, कॉन्टैक्ट, और फिर वो कॉन्टैक्ट आईडी का इस्तेमाल करके डील बनेगी। जैसे बहुत जगह ऐसा होगा कई जगह सीआरएम कि जैसे तुमको बनाना है क्या, अब मान लो तुम्हें बनाना है क्या, अकाउंट, तो सीधे अकाउंट नहीं बनेगा, पहले क्या बनाओगे, पहले लीड बनाओगे। लीड बनाओगे तो क्या जनरेट होगी, लीड आईडी या लीड नंबर, फिर नया कॉन्टैक्ट बनाओगे, उस कॉन्टैक्ट में लीड नंबर भेजोगे और इंफॉर्मेशन भरोगे, तब क्या क्रिएट होगी, लीड। तो बताओ लीड बनाने से पहले क्या बनाना जरूरी है, और सॉरी अकाउंट बनाने से पहले क्या बनाना जरूरी है, लीड। तो अगर तुमसे कोई कहेगा कि अकाउंट बनाओ तो सीधे अकाउंट बनेगा, सबसे पहले क्या बनाओगे, लीड, तब लीड आईडी पाओगे, वही लीड आईडी यूज करके क्या बनाओगे, तब अकाउंट, अब वो सर यहाँ अकाउंट बनाओगे। लेकिन जरा ये चीज़ सोचो, अगर हम किसी को क्या कर रहे हैं, एपीआई टेस्टिंग कर रहे हैं, तो हम लोग कैसे करेंगे, हमसे कहा जाएगा कि जरा अकाउंट बनाओ, हमें पता है अकाउंट बनाना है, लेकिन हमें पता है जब अकाउंट बनाना है तो अकाउंट के लिए चाहिए क्या, बॉडी, और बॉडी में चाहिए क्या, लीड आईडी। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम सीधे अकाउंट नहीं बनाएंगे, सबसे पहले क्या बनाएंगे, लीड बनाएंगे। जब लीड के लिए एक रिक्वेस्ट भेजेंगे, लीड का क्या पाएंगे, रिस्पांस, तो उसी रिस्पांस में पाएंगे क्या, लीड आईडी। वही कॉपी करके इसके बाद न्यू करके एक नई रिक्वेस्ट बनाएंगे, किसकी, अकाउंट वाली, और उसी रिक्वेस्ट में जाके लीड आईडी की क्या करेंगे, कॉपी करके पेस्ट करेंगे। अब रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तब क्या जनरेट होगी, अकाउंट। क्योंकि जैसे मान लो एप्लीकेशन में फंक्शनलिटी है, बिना एक लीड के अकाउंट नहीं बन सकता, तो तुमसे अकाउंट कहेंगे तो पहले तो क्या बनाओगे, लीड, फिर लीड आईडी पाओगे, वही लीड आईडी इस्तेमाल करोगे कहाँ, अकाउंट। तो तुम जाके देखोगे ना यार, जो अकाउंट वाली जेसन है, बॉडी है, उसमें तुमको क्या भेजना है, रिक्वेस्ट में, उसमें रिक्वेस्ट में तुम्हें क्या भेजना है, उसमें रिक्वेस्ट में तुम्हें भेजना है क्या, उसमें भेजना है लीड आईडी। लेकिन लीड आईडी कैसे पाओगे, जब तुम लीड जनरेट करने की नई क्या भेजोगे, रिक्वेस्ट, जब नई लीड जनरेट होगी तब पाओगे क्या, आईडी। अच्छा यहाँ क्या हो रहा है, अच्छा बताओ, एक रिक्वेस्ट दूसरे रिक्वेस्ट पे डिपेंड नहीं कर रही है, एक एपीआई दूसरे एपीआई पे क्या हो रही है, देखो एक एपीआई है किसकी, लीड क्रिएशन की, एक एपीआई है किसकी, अकाउंट क्रिएशन की। लेकिन अकाउंट क्रिएशन करने से पहले ये जरूर, अकाउंट क्रिएशन करने के टाइम पे क्या जरूरी है, लीड आईडी, और लीड आईडी तब पाओगे जब क्या बनाओगे, नई लीड। तो मतलब क्या है, इस एपीआई के पहले ये एपीआई चलेगी, तो मतलब क्या है यहाँ, अच्छा एक और देखना ना, एक एपीआई का, कौन वाले का, लीड का, जो रिस्पॉन्स का डेटा दूसरे एपीआई के रिक्वेस्ट में इस्तेमाल हो रहा है। देखो लीड वाले का जो रिस्पॉन्स है, जिसमें पाएगा क्या, वो लीड आईडी, वो इस्तेमाल कहाँ होगी, अकाउंट वाले रिक्वेस्ट में भी तो लीड आईडी भेजनी है। तो एक का रिस्पॉन्स दूसरे के रिक्वेस्ट में क्या हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। अकाउंट वाला डायरेक्ट यूज नहीं हो सकता, पहले लीड होगा तब कौन होगा, अकाउंट। इसी कंसेप्ट को बोलते हैं, वर्ड देते हैं क्या, एपीआई चेनिंग। एपीआई चेनिंग, चेन का मतलब क्या होता है, जहाँ एक चीज दूसरी चीज से बधी होती है ना, एक कड़ी से दूसरी कड़ी बधी होती है, तो यहाँ बधा हुआ नहीं है कि भाई एक का रिस्पॉन्स दूसरे के रिक्वेस्ट में क्या हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं। भाई देखो लीड वाले का जो रिस्पॉन्स है, जिसमें पाओगे क्या, लीड
आईडी, उसको इस्तेमाल करोगे अकाउंट बनाने वाली रिक्वेस्ट के अंदर, तब तुम्हारा अकाउंट क्या होगा, जनरेट होगा। तो भैया वो कोडिंग भी सब यहीं से होगी। कहाँ से? प्री रिक्वेस्ट और पोस्ट रिस्पॉन्स। जानते हो क्या करेंगे अगर ऐसा हुआ? हम लीड वाला, जैसे ये है मान लो, जैसे कौन सा ये लीड वाला, तो लीड का रिस्पॉन्स आएगा ना, लीड का क्या आएगा, रिस्पॉन्स आएगा। और जो लीड का रिस्पॉन्स आएगा, एक याद रखो, लीड का क्या आएगा, जो रिस्पॉन्स आएगा उसकी वैल्यू को हमें कहाँ यूज करना है, अकाउंट के रिक्वेस्ट में, है ना। तो जानते हो क्या यहाँ चालाकी करेंगे हम लोग, ऐसे करेंगे pm डॉट क्या रिस्पॉन्स डॉट, और फिर रिस्पॉन्स मान लो, रिस्पॉन्स फिर क्या लिखा हमने, बॉडी। तो रिस्पॉन्स की बॉडी में से हम निकाल लेंगे क्या, वो आईडी डाल देंगे कहाँ, एक वेरिएबल के अंदर। और इसके बाद अगली जो रिक्वेस्ट होगी उसके प्री, जो कौन वाली होगी, अकाउंट वाली, इसके प्री रिक्वेस्ट में उसी वेरिएबल की वैल्यू क्या करेंगे, निकालेंगे। निकालने के बाद यहाँ जो बॉडी रिक्वेस्ट वाली बॉडी है उसमें वैल्यू क्या करेंगे, सेट करेंगे, वेरिएबल की वैल्यू क्या करेंगे, उसमें डालेंगे। तो सब ऐसी सेटिंग बन जाएगी कि हम जब ये चलेगा तो रिक्वेस्ट भेजेगा, रिक्वेस्ट भेज के क्या देगा, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स में से निकालेगा क्या, लीड आईडी। और फिर जब अगली रिक्वेस्ट चलेगी तो वो प्री रिक्वेस्ट में उस लीड आईडी को क्या करेगा, यूज करके रिक्वेस्ट बनाएगा, फिर रिस्पॉन्स भेज के, फिर अपना रिक्वेस्ट भेज के, फिर अपना क्या निकालेगा, रिस्पॉन्स। तो मतलब कई जगह ये होगा कि एक, ये बहुत बार ये कंसेप्ट पूछते हैं कि कई जगह तुम्हारे साथ ये होगा, एक रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स दूसरे रिक्वेस्ट के अंदर इस्तेमाल हो। इसी कंसेप्ट को बोलते हैं क्या, एपीआई चेनिंग। जब एक एपीआई दूसरी एपीआई से क्या बंधी हो, एक के रिस्पॉन्स को दूसरे के रिक्वेस्ट में हम क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं क्या, एपीआई चेनिंग। और ये बहुत ज़्यादा होती है। हम अपना लाइव एग्जाम्पल बताऊँ, मेरी कंपनी में भी एक CRM एप्लीकेशन था, हम उस पर काम करते थे। मान लो उसमें करना है, जैसे वो एप्लीकेशन ऐसा था, NGO जहाँ पे लोग क्या करते थे, अब वो डोनेशन देते थे। हाँ, तो उसमें ऐसा तरीका था कि कोई नया कस्टमर आएगा, या सॉरी कोई नया आदमी, कोई नया डोनर आएगा, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेगा, फिर वो नया क्या बनाएगा, फिर वो नया अकाउंट बनाएगा, सॉरी पहले नया क्या बनाएगा, पहले एक कैंपेन बनेगा, पहले क्या बनेगा, कैंपेन। तो कैंपेन बनेगा, तो कैंपेन के लिए अलग रिक्वेस्ट भेजी जाएगी, और क्या आएगा, रिस्पॉन्स आएगा, और उसमें होगा क्या, कैंपेन आईडी। फिर हम लोग वो कैंपेन आईडी निकाल लेते थे, फिर उस कैंपेन आईडी का इस्तेमाल करते थे क्या, फिर एक नई रिक्वेस्ट भेजते थे अकाउंट बनाने की। तो अकाउंट बनाने की रिक्वेस्ट में मांगता था वो क्या, कैंपेन आईडी। तो वो भी वहाँ से जो कैंपेन आईडी पाए रहते थे रिस्पॉन्स से, उसको डालते थे कहाँ, दूसरी वाली रिक्वेस्ट में कैंपेन आईडी, फिर रिक्वेस्ट भेजते थे। तब हम लोग पाते थे क्या मालूम है, अकाउंट आईडी। वहाँ भी काम नहीं खत्म होता तुम्हारा। अकाउंट आईडी के बाद फिर हमसे कहा जाता था बनाओ अब अपॉर्चुनिटी। फिर हम नहीं बनाते थे क्या, नई अपॉर्चुनिटी। जब अपॉर्चुनिटी बनाते थे तो वहाँ दो चीज़ चाहिए होती, कैंपेन आईडी और अकाउंट आईडी दोनों, उनका और कई चीज़ का इस्तेमाल करके फिर रिक्वेस्ट भेज के क्या पाते थे, अपॉर्चुनिटी बनती थी, क्या पाते थे, अपॉर्चुनिटी आईडी। इसके बाद फिर जब पेमेंट करते थे, फिर क्या करते थे, पेमेंट। तो पेमेंट कितने की हुई, तो पेमेंट के टाइम पे मांगता था वो क्या, मांगता था अपॉर्चुनिटी आईडी और अकाउंट आईडी। तो वही देख रहे हैं ना, कई रिक्वेस्ट का रिस्पांस दूसरे में इस्तेमाल हो रहा है। तो वहाँ हमारी मजबूरी थी, हमसे कहो कि जरा पेमेंट बनाओ, हम लोग सीधे पेमेंट थोड़ी बना पाते थे। पहले हम लोग क्या बनाते थे, कैंपेन, तब पाते थे कैंपेन आईडी, फिर बनाते थे अकाउंट की अलग से रिक्वेस्ट भेजते थे, फिर पाते थे क्या, अकाउंट आईडी, फिर अपॉर्चुनिटी बनाते थे, उसमें कैंपेन आईडी और अकाउंट आईडी इस्तेमाल करते थे, रिक्वेस्ट में भेजते थे, फिर अपॉर्चुनिटी आईडी पाते थे, अपॉर्चुनिटी आईडी और अकाउंट आईडी लेते थे, तब फिर पेमेंट वाली रिक्वेस्ट भेजते थे, फिर रिस्पांस में पाते थे कि हाँ पेमेंट सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। यहाँ क्या दिख रहा था, एक एपीआई का रिस्पांस दूसरे एपीआई की रिक्वेस्ट में इस्तेमाल हो रहा है। मतलब यहाँ एपीआई आपस में क्या है, बंधी हुई है। इसी कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, एपीआई चेनिंग। तो ये बहुत कॉमन होगा तुम्हारे साथ कि एक एपीआई का रिस्पांस दूसरे के रिक्वेस्ट में इस्तेमाल
होगा, दूसरे का दूसरे का रिस्पॉन्स तीसरे में इस्तेमाल होगा। तो अब मैनुअली तो आसान है, मैनुअली कैसे करोगे यार? देखो मैनुअली तो तुम कंपनी में काम कर रहे हो, तुमको डेवलपर ने हर एपीआई की सैंपल दे रखा होगा कि भैया रिक्वेस्ट की सैंपल क्या है और रिस्पॉन्स का सैंपल या फॉर्मेट क्या है, वो लोग तुमको दे रखे हैं और तुमको बता रखे हैं, अब तुम यही करोगे। जैसे अपॉर्चुनिटी की रिक्वेस्ट भेजनी है, लेकिन तुमको पता है कि अपॉर्चुनिटी की रिक्वेस्ट की जो जेसन है उसमें 10, 15, 20 चीज़ भेजनी है, लेकिन इसमें 2 चीज़ और भी भेजनी है। क्या? अकाउंट आईडी भी भेजनी है और कैंपेन आईडी भी। तो तुम पहले क्या करोगे? अकाउंट वाली रिक्वेस्ट भेजोगे, फिर अकाउंट आईडी पाओगे, निकाल कॉपी करके पेस्ट कर लोगे, फिर कैंपेन क्रिएट करोगे, कैंपेन वाला पाओगे, उसको कॉपी करके क्या कर लोगे? पेस्ट कर लोगे। फिर जो अपॉर्चुनिटी वाली रिक्वेस्ट होगी उसमें जाओगे, कैंपेन आईडी और अकाउंट आईडी जो नहीं पाए हो वही बदल दोगे और अब रिक्वेस्ट भेजोगे तो क्या बनेगी? अपॉर्चुनिटी में ना। तो यहाँ एक रिक्वेस्ट का रिस्पांस दूसरे रिक्वेस्ट में इस्तेमाल हो रहा है, यही क्या है? एपीआई चेनिंग। और ये बहुत कॉमन है, एपीआई चेनिंग जो है वो बहुत क्या है? कॉमन है। और जगह दिखता है तुमको, जैसे तुम लोग कभी देखे हो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का प्राइस दिखता है और जब 100 रुपये, जब पेमेंट पे क्लिक करते हो तो जिस पेज पे जाता है वहाँ पे तो उसका दाम 100 रुपये दिखता है। कभी कभी बढ़, अच्छा मान लो हो सकता है उनका कोई लॉजिक हो नहीं, जनरली क्या होगा अगर या लेकिन हाँ अगर बढ़ जाता होगा तो तुम्हारा दिमाग भी खराब हो जाता होगा कि दिखा रहे थे 100 रुपये और मांग रहे हैं 150। तो बहुत से लोग ऐसा नहीं भी करेंगे, वो तो उनका अपना अपना बिजनेस की स्टाइल है। बट जनरली उम्मीद क्या है कि अगर 150 दिखा रहा है तो अगले पेज पे भी 150 ही आना चाहिए। अब जैसे तुम क्या कर रहे हो, एक प्रोडक्ट है, मान लो प्रोडक्ट है कोई जूता, उसकी डिटेल भेजी और रिस्पॉन्स में क्या पाए? उसका प्राइस पाए। जब पेमेंट करोगे तो पेमेंट में वही प्राइस क्या किए थे, वही प्राइस डालोगे ना। पेमेंट वाली जब रिक्वेस्ट भेजोगे तो वही प्राइस डालोगे, जितना वहाँ है तो कितना डालोगे? जितना वहाँ रिस्पॉन्स में प्राइस आया होगा वही पैसे वहाँ डालोगे। एक रिस्पॉन्स को दूसरे रिक्वेस्ट में क्या कर रहे हो? यूज कर रहे हो। यही कंसेप्ट क्या है? एपीआई चेनिंग। और एपीआई चेनिंग देखो, तुमको एक चीज़ हमेशा महसूस करना, तुम्हारे एपीआई टेस्टिंग तुम्हारी यूआई टेस्टिंग से कहीं ज़्यादा क्या है? आसान है। हाँ फास्ट भी है और आसान भी है। इसमें हमने तुमको कोई रोज़ नई बात नहीं बताई, क्योंकि इसमें कुछ रोज़ नया बताने लायक जैसा है ही नहीं। सिर्फ रिक्वेस्ट भेजनी है और क्या लेना है? रिस्पॉन्स, और वही चेक करना है सही है या गलत। क्लियर है? तो अच्छा, और ये एपीआई कहाँ है? हर जगह है। अच्छा तुम्हें देखो एक एग्जांपल देखो, अभी बहुत सी ऐसी, तुम अपनी एक साइट बना लो, अपना एक एप्लीकेशन बना लो, अपना एक साइट बना लो, वहाँ जूतों का ऐड लगा दो। अगर कोई ऐसा बिजनेस लोग करते हैं, कोई दुनिया में तुम्हारी साइट में भटकते हुए आया और वहाँ ऐड चल रही है फ्लिपकार्ट की, अमेजन की, तो अगर फ्लिपकार्ट पे उसने क्या किया? क्लिक किया और फ्लिपकार्ट की साइट पर पहुँच गया, वहाँ से जूता खरीदा, तो तुमको भी थोड़ा सा कमीशन मिलेगा। अगर फ्लिपकार्ट वाले ऐसा भी करते हैं कि भाई ठीक है मेरा ऐड चला रहा है, उसके वहाँ से कोई आदमी टहलते हुए पहुँचा और क्या किया? सामान खरीदा, अगर 400 रुपये का, हमें अगर 40 रुपये मिला है तो इसका भी तो रोल है कि 10 रुपये या 5 रुपये इसको भी कमीशन, या 2 रुपये इसको भी कमीशन मिलना चाहिए। ऐसा होता है, बहुत सी ऐसी अप्लीकेशंस हैं। जैसे हाँ जो एफिलेट होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं, और ये कैसे उन्हें पता चलता है? यहाँ पे भी क्या होता है, जबकि सोचो भेज यहाँ से खरीदने के लिए यहाँ से भेज कौन रहा है? एक अलग एप्लीकेशन से कहाँ जा रहा है? एक अलग एप्लीकेशन। दोनों एप्लीकेशन आपस में बात कर रही है कि नहीं, इसको यहाँ से पता चल रहा है कि वहाँ के बारे में। तो ये बताओ, वो लोग भी आपस में डेटा ले दे रहे हैं ना? कैसे? एपीआई वही जेसन में डेटा दे रहे हैं, जेसन में डेटा क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं। तो एपीआई मतलब वही है ना। देखो हमको ऊपर ऊपर चीज़ें थोड़ी सी दिखती हैं, जैसे कई बार होता है समुद्र में, मान लो कोई वो दिख रहा हो, पहाड़, समुद्र में जगह जगह पहाड़ होते हैं भाई, बर्फ के। तो अगर तुम्हें पहाड़ दिख रहा होगा कि अरे यार ये पहाड़ तो ऊपर दिख रहा है 100 मीटर ऊंचा, तो नीचे कितना होगा? वो 1000 मीटर नीचे ऊंचा होगा। इसीलिए कहते हैं वो तो तुम्हें क्या दिख रहा है? उसका टिप दिख रहा है।
पहाड़ का ऊपर का हिस्सा दिख रहा है, पहाड़ जितना ऊपर उससे कहीं ज़्यादा क्या है, नीचे। ऐसे ही एप्लीकेशंस को समझो, सामने तुमको छोटा सा दिखता है लेकिन उसके पीछे 20 एप्लीकेशन और बनाए गए हैं जो मिल के वो पूरा चीज़ तुमको दिखाते हैं, जिसको दुनिया लोग क्या करती है, यूज़ करती है। तो लोग आपस में डेटा क्या कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे हैं। एक सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर का यूआई देखो, ये बताओ अच्छा यूआई किसके लिए है, एचटीएमएल किसके लिए, आदमी के लिए। एक सॉफ्टवेयर को यूआई से लेना देना नहीं है। एक सॉफ्टवेयर को क्या चाहिए, डेटा चाहिए ना। एक सॉफ्टवेयर को क्या चाहिए, डेटा। जो वो लोग यूआई बनाते हैं या एचटीएमएल बनाते हैं तो किसके लिए बनाते हैं, हमारे तुम्हारे लिए ना, कि जिससे एक आदमी को देख के चीज़ें क्या आए, समझ में आए। लेकिन मान लो एक सॉफ्टवेयर को दूसरे सॉफ्टवेयर में डेटा देना है तो दूसरा सॉफ्टवेयर कहेगा नहीं नहीं भाई एचटीएमएल लगाना, लाल कलर का दे। अरे दूसरे सॉफ्टवेयर को लाल कलर हरे कलर से मतलब किसको है, आदमी को ना। दूसरे सॉफ्टवेयर को तो मतलब इस बात से है कि भैया हमको डेटा मिलना चाहिए। इसीलिए सब आपस में जो डेटा का ट्रांजैक्शन करते हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर इसमें करते हैं, जेसन में करते हैं, एक्सएमएल में करते हैं। और यूआई तो हमारे तुम्हारे लिए, जिससे हमको कोई चीज़ क्या होती है, एक लुक एंड फील दिखता। ठीक है, तो अब जेसन भी क्लियर है। तब चलो एक काम करते हैं, अभी तुम लोग का अच्छा वो भी तो चल रहा है यार, प्लेराइट तो चल ही रहा है। और इसका तुम लोगों को एपीआई का ऑटोमेशन भी किससे करना है, प्लेराइट से ही करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लेराइट ही यूज़ कर। अच्छा अब देखो, लेकिन ऑटोमेशन हम तुमको एक बात और आज बता दी कि ऑटोमेशन हो सकता है किसका, एपीआई का, एपीआई टेस्टिंग का ऑटोमेशन हो सकता है बिना प्लेराइट के। किसके, इससे, पोस्टमैन से। पोस्टमैन कम है क्या, पोस्टमैन तो कह रहा है कि भाई हमसे चाहो तो मैनुअल टेस्टिंग भी कर लो, और अगर ऑटोमेशन करना है तो कोड लिखना चाहते हो ना, तो जगह दे तो रहे हैं, डी रिक्वेस्ट और पोस्ट रिस्पॉन्स। अरे कोड तुम्हारा रिक्वेस्ट भेजने से पहले तुम्हारे कोड का रोल है, और रिस्पॉन्स आने के बाद। जब रिक्वेस्ट भेज दिए तो बाकी तो सर्वर देखेगा ना, रिस्पॉन्स कौन देगा, सर्वर देगा। तुम्हारा रोल तो कब है, पोस्ट रिस्पॉन्स। तो मेरे भाई पहले तो दिमाग में रख लो, हम पोस्टमैन से भी ऑटोमेशन कर सकते हैं। लेकिन जनरली ऐसा होता है, जैसे मान लो कंपनी में गए, हम वहाँ ऑटोमेशन कर रहे हैं। ऑटोमेशन किससे कर रहे हैं, हम ऑटोमेशन यूज़ कर रहे हैं प्लेराइट और टाइप स्क्रिप्ट या जावा स्क्रिप्ट। तो वो लोग चाहेंगे, अब मान लो हमको ये कौन सा ऑटोमेशन कर रहे हैं, प्लेराइट और जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करके यूआई ऑटोमेशन। कौन सा ऑटोमेशन, यूआई ऑटोमेशन। अब मेरे लिए प्लेराइट सीख गए हैं ना, आसान है ना, अब प्लेराइट में हम क्या है, अब कंफर्टेबल है ना। तो अगर हमको मान लो क्या करना है, एपीआई ऑटोमेशन भी करना है, तो मेरे पास दो चुनाव, या तो हम किसमें करें, प्लेराइट में ही करें, और या तो हम किसमें करें, पोस्टमैन। तो बताओ हम क्या करना पसंद करेंगे, दोनों में क्या, अच्छा दोनों में। हमें देखो, अगर हम पोस्टमैन प्लेराइट में करेंगे तो भैया वही VS कोड हम यूज़ कर रहे हैं, वही मेरे लिए क्या है, सब कुछ है मेरे लिए, जाने पहचाना चीज़ है, हमें कुछ नया बहुत सीखने की ज़रूरत नहीं। मे बी पोस्टमैन या कोई दूसरी लैंग्वेज अगर हम उठाते हैं, मान लो पोस्टमैन की तो लैंग्वेज सेम है, कोई दूसरा टूल उठाते हैं तो उस टूल को भी हमें समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, कहाँ कोड करना है, उसमें सीखने की भी कॉस्ट जाएगी कि नहीं जाएगी। तो इसीलिए हम ये प्रेफर करेंगे, या मेरे भाई हम नहीं प्रेफर करेंगे। मेरे ऊपर बैठे लोग जो मैनेजर पागल नहीं है, वो कहेंगे, वो खुद ही कहेंगे कि प्लेराइट और टाइप स्क्रिप्ट पे क्या कर रहे हो तुम, ऑटोमेशन कर रहे हो ना यूआई का। एक काम करो, एपीआई करना किसमें, प्लेराइट और टाइप स्क्रिप्ट। तुम कहोगे पोस्टमैन में, तुम कहोगे तुम्हारा अकेले, वो कहेगा तुम्हारे अकेले के लिए किया है क्या, टीम में 5 लोग और हैं। जब 4 लोगों को प्लेराइट पहले से आता है तो उनको प्लेराइट पे वही चीज़ करना क्या होगा, आसान होगा। वो समय लगेगा, सीखेंगे, टाइम लगाएंगे, तो मेरा ही तो पैसा खाएंगे। आखिर वो पैसा, समय किसका खर्च करेंगे, कंपनी का ही तो खर्च करेंगे। अच्छी चीज़ और तुमको, और अब जैसे देखो पहले क्या यूज होता था ज़्यादा, अब लोग प्लेराइट और टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, पहले यूज़ करते थे जावा और सेलेनियम। तब क्या होता था हम लोग के साथ मालूम है, जावा सेलेनियम लोग यूज़ करते थे, और हम लोग को पोस्टमैन भी आता था। जावा सेलेनियम में हम लोग करते थे यूआई का क्या, ऑटोमेशन। लेकिन जब बात आती थी किसकी, एपीआई की, तो 2 ऑप्शन थे तब भी, चाहो तो क्या यूज़ कर लो, पोस्टमैन। लेकिन तब हम लोग हाथ खड़ा कर देते, अरे कहते थे क्या सर जी, ये तो जावास्क्रिप्ट में, हमको जावास्क्रिप्ट आती नहीं, हमको तो क्या आते हैं, जावा और सेलेनियम। लेकिन अगर आप कह रहे हो तो चलो सीख के क्या करेंगे,
काम करने करेंगे ही, लेकिन सीखेंगे तुम्हारे टाइम में। उसकी सैलरी कौन देगा? तुम ही दोगे, है ना। हम अपने घर अपने मन से थोड़ी सीखेंगे। वही 8 घंटे में आए कंपनी में सीखेंगे और सीख रहे हैं तो ही बहुत स्पीड में भी काम नहीं करेंगे। स्लो। एक हम क्या नया नया सीख रहे हैं तो काम क्या होगा मेरा? स्लो ही होगा ना। लेकिन हाँ, तब उनको हम कहते हैं ये काम करो, हमको तो आती है जावा और सेलेनियम, और क्या आता है? लैंग्वेज आता है जावा। तो हम कहेंगे कोई ऐसा एपीआई टेस्टिंग का टूल उठाओ जो किस पे चलता हो? जावा पे। वो मेरे लिए क्या होगा? आसान होगा। और जैसे टूल क्या कौन सा एक है? रेस्ट एश्योर। इसीलिए पहले की दुनिया, जैसे अभी हम ही लोग ऑटोमेशन अभी तक करते आए, पहले जावा सेलेनियम जावा यूज़ कर रहे थे जहाँ पे भी। तो जब एपीआई का ऑटोमेशन आता था तो हम लोग क्या यूज़ करते थे? पोस्टमैन नहीं। हमारी हालत ख़राब होती थी पोस्टमैन देख के, क्योंकि हमको लगता था पोस्टमैन आएगा तो जावास्क्रिप्ट सीखना पड़ेगा। है चलो, जावा तो हमें पहले से क्या है? आती है। कोई ऐसा टूल दिखाएं जो किस पे चलता हो? जावा पे। जैसे टूल है क्या? रेस्ट एश्योर्ड। इसीलिए रेस्ट एश्योर्ड एक ऐसा टूल है जो मार्केट में एकदम क्या हुआ? बहुत सुपर हिट टूल, बहुत यूज हुआ है एपीआई टेस्टिंग के लिए और एपीआई ऑटोमेशन के लिए। सबसे ज़्यादा यूज होने वाले टूल में कौन है? रेस्ट एश्योर्ड। लेकिन इसके पीछे यूज होने की बहुत वजह कौन थी? जावा सेलेनियम। दुनिया जावा सेलेनियम पे जा रही थी, तो यूआई टेस्टिंग जावा सेलेनियम पे कर रहे थे। तो वो लोग जब एपीआई करना होता था तो किसके कर लेते थे? जावा उनको आता ही था, तो सीधे टूल कौन उठा लेते थे? रेस्ट एश्योर्ड। लेकिन अब आज दुनिया भाग रही है किधर? और उस पर जा रही है ना, उस पर जा रही है प्लेराइट, और किस पे जा रही है? टाइपस्क्रिप्ट। तो जब प्लेराइट और टाइपस्क्रिप्ट यूज करेगी तो कंफर्टेबल किस में हो? प्लेराइट में, जावास्क्रिप्ट में, टाइपस्क्रिप्ट में। अब उनसे कहोगे, अब तुम देखोगे दुनिया धीरे धीरे बदलती हुई दिखाई देगी। अब नई नई कंपनी में जो इसके एपीआई ऑटोमेशन के प्रोजेक्ट क्या होंगे, स्टार्ट होंगे, तो उसमें देखोगे रेस्ट एश्योर्ड लोग नहीं यूज़ करेंगे, ज़्यादा क्या यूज़ करेंगे? प्लेराइट यूज़ करेंगे। क्योंकि देखो ना, सीखना नहीं पड़ेगा ना यार। देखो मेन टूल, देखो प्लेराइट सीखना बड़ी बात नहीं है, मेन सीख होता है लैंग्वेज सीख। बाकी टूल तो सब ले दे के क्या होते हैं? सेम होते हैं यार। चाहे सेलेनियम यूज करो, चाहे प्लेराइट, चाहे जो क्या, क्लिक तो हर जगह होगा, ओवर हर जगह होगा, राइट क्लिक हर जगह होगा, टाइप हर जगह करोगे, तो काम लगभग क्या रहता है? सेम ही रहता है। हम लोग को मुश्किल होती है क्या सीखने में? एक नई लैंग्वेज। ठीक है, हाँ बोलो। हाँ चलो, तो अभी तुम लोग को क्या दिमाग में एक चीज रखनी है?